हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज एक और दिलचस्प लेक्चर हम लाए हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सेल बायोलॉजी के चैप्टर में से। ये दूसरा हिस्सा होगा। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आपको 4 बेसिक क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे, जिसमें से पहला शामिल है रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन। यह है तो फिज़िक्स के टर्म्स, लेकिन आपकी बायोलॉजी में मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ और आइडियाज़ भी के साथ साथ मिल जाएंगे, जैसे कि माइक्रोस्कोपी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन दोनों में क्या फ़र्क है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कौन से 2 टाइप्स हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो हम लोग स्लाइस यूज़ कर, सैंपल का जो साइज़ है वो इतना पतला सैंपल हम क्यों यूज़ करते हैं, ये भी आज आपको वहाँ से मिल जाएगा, माइक्रोस्कोप में से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप में से। और साथ ही साथ आपको एक और भी इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कुछ स्टूडेंट अक्सर ये पूछते हैं कि सर आप फिज़िक्स भी पढ़ा सकते हो, बायोलॉजी भी पढ़ा सकते हो, किस तरह आप इस तरह करते हैं। तो भाई आज के लेक्चर में जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बायोलॉजी को पढ़ाने के लिए अगर आपकी मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो तो आप अच्छा बायो पढ़ा सकते हैं। तो यही वजह है कि मैंने अपने थोड़ी बहुत फिज़िक्स पे भी काम किया हुआ है, और केमिस्ट्री भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि इवन कि मैं यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बायो केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। तो ओवरऑल ये मेरा टेक्निक है। मैं एक टीचर हूँ, और टीचर को जो है पता होना चाहिए कि टॉपिक को सीखने के बाद उसको किस तरह डिलीवर करना चाहिए। तो ये डिलीवरी की जो है बात, असल डिलीवरी की ये नहीं है कि भाई अगर मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं कल फिज़िक्स क्यों पढ़ाऊँ। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ कुछ ऐसे अजीब व गरीब सोच रखने वाले लोग होते हैं कि भाई वो कह रहे हैं यार ये फिज़िक्स कैसे पढ़ा रहे हैं। तो भाई फिज़िक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सब के सब 3 के 3 एक ही रूट से निकले हुए हैं। ये सारे के सारे साइंस हैं। तो ये कोई पाबंदी तो नहीं है कि यार मैं फिज़िक्स भी समझना चाहता हूँ, मैं मैथ भी पढ़ना चाहता हूँ। अब देखो, अगर आप जीआरई पे जाएंगे, बड़े कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, वहाँ आप हैरान हो जाएंगे। वहाँ इतना टेक्निकल मैथ है कि आप हैरान हो जाओगे। जीआरई की तरफ चले जाए, आपको वहाँ अंदाज़ा हो जाएगा। तो हम किसी भी शख्स पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं कि वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो सब कुछ जो है पॉजिटिव थिंकिंग हमारे पास होनी चाहिए। थोड़ा सा लंबा हुआ, तो ये सारे के सारे इंटरेस्टिंग सवालात आज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आज आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस लेक्चर के अंदर मैथ भी यूज़ होगा, थोड़ा बहुत मैथ आपको नज़र आएगा, हल्का फुल्का आपको फिजिक्स भी नज़र आएगा, ये जो रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन है, ठीक है। और साथ साथ आपको केमिस्ट्री भी नज़र आएगी, बायोलॉजी तो पहले से है। तो माइक्रोस्कोपी, जैसे कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल का, सेल के अंदर जो एक रिवोल्यूशन लाया वो माइक्रोस्कोप की मदद से। क्योंकि माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है जिसने हमें जिंदा जिस्म के अंदर डेप्थ में जाकर वो छोटी सी दुनिया को भी दिखाया जो पहले हमें नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए क्रेडिट बायोलॉजी में बहुत सारा क्रेडिट हम माइक्रोस्कोप को देते हैं, और यही वजह है कि बायोलॉजी के चैप्टर में माइक्रोस्कोप को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो हम आज माइक्रोस्कोपी पर आ जाते हैं। माइक्रोस्कोपी का मतलब ये है कि अगर आप स्मॉल बॉडीज़ को जो आंख से नज़र नहीं आ सकते हैं, अगर आप उसकी तफसील देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसको बड़ा करके देखोगे, उसकी डिटेल आपको नज़र आएगी। इस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्कोपी। एक और वजह बताता हूँ कि माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जिंदा जिस्म को अगर आपने पढ़ना है तो सेल को पढ़ना लाजमी है, और सेल जो एवरेज हमारे पास साइज़ है, सेल का जो साइज़ या डायमीटर है वो 0.2 से लेकर 50 माइक्रोमीटर के आसपास है। 0.2 से लेकर 50 माइक्रोमीटर, बहुत ही स्मॉल साइज है। इतना साइज का है आपका जो डायमीटर ऑफ द सेल है। तो ये तो हमारे आंख से बिल्कुल हम नहीं देख सकते हैं। इसीलिए इनको देखने के लिए
हमें कोई माइक्रोस्कोप चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए जो हमें इन छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा सके। और दूसरी बात ये भी है कि माइक्रोस्कोप में भी मुख्तलिफ किस्म के कैटेगरीज आते हैं। कुछ जो है आपको थोड़ा सा चीज़ बड़ा करके थोड़ी सी डिटेल का वो दिखा सकते हैं, और उसके साथ साथ माइक्रोस्कोप में भी कैटेगरीज आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये जो मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप के नाम आप सुन रहे हैं, ये दरअसल में चीज़ों की डेप्थ को मालूम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डेप्थ में जाने के लिए जो है हम मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले स्टूडेंट को ये बताता चलूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये माइक्रोमीटर मिलीमीटर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। सबसे पहले आप आ जाते हैं ये जो कुछ मैथमेटिकल टर्म है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपने मीटर का तो नाम सुना होगा, मीटर को सब ने सुना होगा, और मीटर को हम लोग इस तरह से एम लिखते हैं। 1 मीटर हर एक को पता है कि उसका साइज कितना है, 1 मीटर, ठीक है। अब 1 मीटर के अंदर अगर आप कभी कभी लफ्ज़ यूज़ करते हैं मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब अगर आप यूज़ करते हैं मिलीमीटर, मिलीमीटर को हम लोग क्या लिख देते हैं, एम लिख देते हैं, मिलीमीटर। तो 1 मीटर में जो है कितना मिलीमीटर आ रहा है, व्हाट इज मिलीमीटर। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास 1 मीटर का एक रॉड मौजूद हो, 1 मीटर का रस्सी हमारे पास मौजूद हो, आपके पास मौजूद हो, अगर आप इस 1 मीटर रस्सी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, कितने छोटे छोटे हिस्से, 1000 पार्ट, इतने छोटे छोटे से 1000 इस तरह के छोटे छोटे हिस्से अगर आप बनाओगे, 1000, तो एक हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 1 मिलीमीटर। तो ये जो एक हिस्सा होगा दैट विल बी कॉल्ड 1 मिलीमीटर, उसके बाद 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, ये था हो गया मिलीमीटर का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, मिलीमीटर के बाद जो है हम आ जाते हैं माइक्रोमीटर की तरफ। ये क्या चीज़ है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के लिए आप एक बात याद रखिएगा, मिलीमीटर के लिए आपको 10 के ऊपर जो है आपको 3 लगाना पड़ेगा, सही है, 3 zeros मस्ट बी देयर, तो ये हो जाएगा 1000। 10⁻³ में से क्या होगा कि 1 के साथ आप 3 zeros लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसी तरह माइक्रोमीटर में आपको क्या करना होगा, आपको 10 के ऊपर जो है ना 6 लगाना होगा। 10 के ऊपर आप 6 लगाओगे तो इससे बनेगा, 1 के साथ आप फिर कितने जीरोस लगाओगे, 6 zeros लगाओगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 zeros। तो मिली के लिए 10 के ऊपर 3 लगाना होगा, माइक्रो के लिए 10 के ऊपर 6 लगाना होगा। और अगर आप इस 10 के पावर 6 को ओपन शक्ल में लिखोगे तो कुछ इस तरह का डिजिट नंबर आपके पास आ जाएगा। अब ये देखिए, इसमें लाख, 10 लाख, ये पूरा का पूरा नंबर क्या, 10 लाख का नंबर है, माइक्रो 10 लाख को कहते हैं। अभी देखिए, अगर आपके पास ये जो 1 मीटर का, अभी भी वही 1 मीटर का जो है आपके पास वो रस्सी है या धागा है या रॉड है, अब अगर आप इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करें, 10 लाख हिस्सों के लिए इसको मजीद जो है बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 1 मीटर को 10 लाख हिस्सों में डिवाइड करोगे, 10 लाख छोटे छोटे हिस्से आएंगे, तो एक हिस्सा जो है वो आपका 1 माइक्रोमीटर कहलाएगा। यानी माइक्रोमीटर मिलीमीटर से भी छोटा है। अगर आप देखिए 1 मीटर है तो मीटर के बाद उससे ज़्यादा छोटा जो है वो 1 मिलीमीटर है, जो उससे भी छोटा है। 1 मिलीमीटर से भी छोटा जो है नंबर है वो है 1 माइक्रोमीटर। तो आपको अंदाज़ा हो गया। अब आगे जाके देते हैं माइक्रोमीटर के बाद एक और भी है, वो है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को हम लोग ए लिख देते, उसके ऊपर इस तरह से नॉट का निशान लगा लेते। एक एंगस्ट्रम क्या है, एंगस्ट्रम के लिए आपको 10 के ऊपर जो है 10 लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद नैनोमीटर के बारे में हम लोग आ जाते हैं, नैनोमीटर, ठीक है, बाद में जाएंगे एक सब। नैनोमीटर में नैनो के लिए आपको 10 के ऊपर जो है क्या लिखना होगा, 10 के ऊपर आपको 9 लिखना होगा, 9 लिखना होगा। तो इसको हम लोग ओवरऑल इस तरह लिखेंगे कि 1 के साथ अगर आप 9 zeros लगाओगे, 9 zeros, 5 6 7 8 9 zeros।
अभी देखो ये क्या होगा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब हिस्से अगर आप 1 मीटर के बनाओगे तो एक हिस्सा जो है वो 1 नैनोमीटर के लगेगा। इसका मतलब ये है कि 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा नंबर है वो है 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर उससे भी ज्यादा छोटा नंबर है। और एंगस्ट्रम में क्या होगा, एंगस्ट्रम में आप 10 के ऊपर 10 लगाओगे तो 1 के साथ 10 जीरो लगाओगे, ये उससे भी बड़ा नंबर हो जाएगा। अब अगर आप 1 मीटर को उतने हिस्सों में डिवाइड करोगे तो एक छोटा सा हिस्सा जो है वो आपका आ जाएगा 1 एंगस्ट्रम आ जाएगा। तो ये इतने छोटे छोटे साइज भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने ये देखना है कि जो हम लोग बायोलॉजी में देखना चाहते हैं, सबसे पहले वो सेल है। सेल का साइज यहां पर कहां पर रेंज कर रहा है। हमारा जो सेल है उसका साइज जो है 0.2 से लेकर 50 माइक्रोमीटर के आसपास है। 0.2 से लेकर 50 माइक्रोमीटर के आसपास है। ये हमारी आंख जो है ये इसको नहीं देख सकती। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, डिवाइस बनाएंगे ताकि बड़ा करके हमें दिखाया जा सके। इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है और हम बायोलॉजी में टेक्निक पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपी। चले जनाब, इसके बाद ये जो थोड़ा आपको मैथ नजर आ गया, अब हम आ जाते हैं ये जो 2 अल्फाज लिखे, रेजोल्यूशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है। अक्सर ये जो है वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन के, ये भी आज आपको मैं बता देता हूं। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट या आपके आंखों के अंदर वो सलाहियत कि ये आपको 2 पॉइंट्स अलग अलग दिखा सके। ये असल में फासला, डिस्टेंस को कहते हैं। अगर ये देखो, ये आपके पास 2 पॉइंट्स है तो इनके बीच क्या है, डिस्टेंस है, इनके बीच फासला है। अगर आप यहां पर देखें तो ये 2 पॉइंट्स है, इनके बीच भी डिस्टेंस है। अगर आप अभी ये 2 पॉइंट्स देखें तो अभी भी इनके बीच जो है डिस्टेंस है, लेकिन इधर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान बहुत बड़ा डिस्टेंस है और हमारी आंखें बड़े आराम से ये दिखा सकते हैं कि ये 2 पॉइंट्स है, सेपरेट 2 पॉइंट्स हैं। अब हमने क्या किया, इन 2 पॉइंट के दरमियान फासला थोड़ा सा कम कर दिया, अभी भी हमारे आंखों को ये 2 अलग अलग पॉइंट ही नजर आ रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया, फासला और भी कम कर दिया, फिर भी ये 2 पॉइंट्स हमें अलग नजर आ रहे थे। एक ऐसा टाइम आया जिसमें हमें वो 2 पॉइंट्स थे वो बिल्कुल 2 पॉइंट्स नजर नहीं आए। वो 2 पॉइंट्स वो इतने क्लोज आ गए कि वो हमें बिल्कुल एक ही पॉइंट नजर आया। तो यहां से नहीं, इससे पहले जो कम से कम फासला था, कम से कम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो था, जिसकी मदद से हम 2 पॉइंट्स को सेपरेट देख सकते थे, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम है रेजोल्यूशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। ये वाला नहीं है क्योंकि ये तो लार्जर डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जिसके बाद वो 2 पॉइंट्स इतने क्लोज हो जाएंगे कि वो बिल्कुल 2 ही नजर नहीं, वो 1 नजर आएंगे। तो उससे पहले का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। अब आप मुझे बताओ पावरफुल रेजोल्यूशन क्या होगा। हम कहते हैं कि इसका पावरफुल रेजोल्यूशन, इसके मुकाबले में जो कोई मशीन आपको ये दिखा सकता है लेकिन ये नहीं दिखा सकता, हम कहते हैं कि इसका रेजोल्यूशन पावर कम है। लेकिन एक दूसरा मशीन है वो आपको इतने चीजें क्लोज करके भी दिखा सकते हैं। लेट सपोज इधर इनके बीच जो फासला है वो 10 माइक्रोमीटर है, यहाँ पर फासला जो है वो 5 माइक्रोमीटर है, यहाँ पर फासला जो है वो 2 माइक्रोमीटर है और यहाँ पर फासला जो है वो 1 माइक्रोमीटर है। तो जैसे जैसे आप देखें नंबर कम हो रहे हैं। 10 माइक्रोमीटर जिस मशीन का रेजोल्यूशन है वो कमजोर रेजोल्यूशन पावर रखता है, लेकिन इसके अलावा जिस मशीन का रेजोल्यूशन 5 माइक्रोमीटर है, एक स्टूडेंट ये समझता है या समझती कि यार ये तो नंबर कम है, तो वो ये सोच रहे हैं यार ये रेजोल्यूशन कम होगा। नहीं, नंबर कम हो रहा है, रेजोल्यूशन बढ़ रहा है। इस तरह जैसे जैसे आप लोग इन 2 पॉइंट्स के दरमियान और भी फासला कम हो गया, 2 माइक्रोमीटर है, यानी कुछ ऐसे मशीन हैं जो हमें 2 माइक्रोमीटर के फासले पर भी उन पॉइंट्स को अलग अलग दिखाएंगे, तो उसका रेजोल्यूशन पावर उससे भी ज्यादा बड़ा है और यहां पर जो रेजोल्यूशन पावर है उससे भी बड़ा है। तो नंबर अगर आपको छोटा होता हुआ नजर आए
इसका मतलब रेजोल्यूशन पावर बढ़ रहा है। अगर कोई किसी मशीन की रेजोल्यूशन पावर जो है वो मिलीमीटर में है तो ये पावरफुल नहीं है बनिस्बत उसके जिसका रेजोल्यूशन पावर जो है वो माइक्रोमीटर में है। और जो चीज आपको नैनोमीटर में रेजोल्यूशन दे दे वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, और कुछ ऐसे है जो आपको एंगस्ट्रम में बता सके तो वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो गए। तो ये कंफ्यूजन मैंने दोनों को, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को अक्सर इनमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको पहले नंबर नहीं आता, बाद में उसको रेजोल्यूशन कैसे समझ आएगा। तो अब देखिए हमारी अंक जो अंक हैं ये कितने रेजोल्यूशन रखते हैं? क्या हमारे अंकों का भी रेजोल्यूशन है? तो यस, लेकिन कौन सा कितने डिस्टेंस तक हमारी आंखें उनको दो अलग पॉइंट दिखा सकते हैं, उसके बाद दो पॉइंट अलग पॉइंट नहीं दिखा सकते हैं? तो वो है 0.1 मिलीमीटर। अच्छा, आई का जो रेजोल्यूशन पावर है आर ऑफ द रेजोल्यूशन इज 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। या फिर ये है हमारे पास 100 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर। ये मिलीमीटर को कन्वर्ट करोगे माइक्रोमीटर तो तकरीबन ये 100 आ जाएगा, ठीक है। 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर तक की चीजों को जो है हमारी आंख अलग दिखा सकते हैं। तो अब देखो जो आपका सेल है, आपका सेल का जो डायमीटर है वो किस रेंज में है? वो किस रेंज में है? सेल का जो डायमीटर है वो 0.2 से लेकर 50 माइक्रोमीटर के रेंज में है। ये 50 माइक्रोमीटर का रेंज में है और हमारी आंखें 100 माइक्रोमीटर के रेंज में है। 100 माइक्रोमीटर से छोटा नंबर को नहीं हम देख सकते हैं, अलग अलग नहीं देख सकते, 100 से छोटा। तो 50 माइक्रोमीटर तो 100 से नीचे आ रहा है, इसीलिए हम अपनी आंखों से सेल को नहीं देख सकते हैं। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि हम अपनी आंखों से सेल को क्यों नहीं देख सकते हैं। ये भी आज आपको जवाब मिला, क्योंकि हमारी आंखों का रेजोल्यूशन पावर ये है और सेल का साइज हो 0.2 50 माइक्रोमीटर के आसपास है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ ऐसे डिवाइस इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जो रेजोल्यूशन पावर को बढ़ा सके। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? माइक्रोस्कोप आ जाएंगे। माइक्रोस्कोप में फिर मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन रेजोल्यूशन के बाद जैसे कि इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपको डेफिनेशन समझ आ गया होगा। मैग्निफिकेशन की तरफ आते हैं। मैग्निफिकेशन में इस तरह का कोई डिस्टेंस वाली बात नहीं है, कोई इस तरह सेपरेशन पॉइंट्स नहीं है, बल्कि मैग्निफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि अगर ये पेन है, ये ओरिजिनल ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो साया है, अगर मैं बोर्ड पर इसका साया दिखाऊं, मिसाल ये पेन का ओरिजिनल साइज ये है, ये पेन का ओरिजिनल साइज है। लेकिन जब हमने इसको किसी मशीन के अंदर देखा, मशीन के अंदर जब हमने देखा तो उसने इसके साइज को जो है इतना बड़ा कर, ये उसका इमेज है। तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। आपका इमेज इससे अब कितना बड़ा करे, अगर हम देखें थोड़ा अंदाजा लगाएं तो तकरीबन ये जो इमेज साइज है ये ऑब्जेक्ट से 3 गुना आपने ज्यादा कर दिया। तो हम कहते हैं कि इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 3x है, मतलब ओरिजिनल साइज के मुकाबले में उसने उसको 3 गुना ज्यादा बड़ा करके दिखाया। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ। अब आप देखो कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप है जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई इसके मैग्निफिकेशन जो है वो 1500 है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 1500 गुना ज्यादा बड़ा करके दिखा सकता है उसकी ओरिजिनल साइज के मुकाबले में। तो मैग्निफिकेशन के लिए ये हुआ। अब आपको बताते हैं, अगर आप किसी माइक्रोस्कोप पे फोकस कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैग्निफिकेशन। तो हम कहते हैं कि रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन से अगर आप किसी, इवन आप अपने मोबाइल में देखें, बाज ऐसे मोबाइल होते हैं कि अगर आप उसमें पिक्चर को देख लेते हैं, पिक्चर को बड़ा करके देते हैं ना, मैग्नीफाई करते हैं, तो फट जाता है, ब्लर कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि इमेज का जो साइज है, मैग्निफिकेशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैग्निफिकेशन के दौरान उसका तफसील गायब हो जाएगा, तफसील गायब हो जाएगा, उसका डिटेल ही गायब हो जाएगा। तो हमें इस तरह की मैग्निफिकेशन नहीं चाहिए, हमें इस तरह की मैग्निफिकेशन चाहिए इसमें चीज़ बड़ा भी हो जाए और उसकी डिटेल ख़त्म ना हो जाए। तो फिर भी हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, रेजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। अब रेजोल्यूशन जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? रेजोल्यूशन डिपेंड करता है वेव लेंथ के ऊपर, वेव लेंथ ऑफ द लाइट।
आपको पता है वेवलेंथ फिजिक्स का एक टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी रेडिएशन, बल्ब का जो लाइट है, सूरज की रोशनी है या कोई दूसरी भी रोशनी है, हर रोशनी के अंदर जो है रेडिएशंस होती है, ठीक है। और ये जो रेडिएशंस होती हैं इसको अगर हम लोग इस तरह से एक लाइन के बीच में डिवाइड करें, ड्रॉ करें, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इसको हम लोग क्रेस्ट का नाम देंगे, नीचे वाले हिस्से का ट्रफ का नाम देंगे। क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ठीक है। अब किसी भी दो क्रेस्ट के दरमियान या किसी भी दो ट्रफ के दरमियानी जो फासला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो इसका मतलब है हर रोशनी का अपना एक वेवलेंथ होता है और वेवलेंथ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पर ये एक हमारे पास एक रेडिएशन है, इधर मैंने क्या किया, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर ये एक क्रस्ट है, ये भी दूसरा क्रस्ट है। इन दो क्रस्ट के दरमियान अगर आप फासला देखेंगे तो ये फासला काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ पर फासला बड़ा है। इस रोशनी का वेवलेंथ बड़ा है, इस रोशनी का वेवलेंथ छोटा है। तो ये वेवलेंथ का लफ्ज़ भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि माइक्रोस्कोप को मज़ीद आगे पढ़ने के लिए वेवलेंथ का जिक्र आपके सामने आ जाएगा। तो चलो ये था आपका वेवलेंथ। अच्छा, अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं किस चीज़ का, माइक्रोस्कोप का। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोस्कोप हमारे पास आ जाते हैं, उसको थोड़ा आपके सामने लिख लेते हैं, इसके साथ फिर वाइंड अप कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो यूज़ कर सकते हैं। पहला लफ्ज़ लाइट, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा जनाब, ये हो गया लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, देन इसके बाद हमने क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलिए जनाब, ये हो गए भाई। लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, हम एक ट्यूब यूज करते हैं और इस ट्यूब के अंदर जो है हम दो लेंस यूज करते हैं। लेंस, एक लेंस यहाँ पर होगा, मतलब जहाँ पर आप देखते हैं आईज के जो करीब है, उस लेंस का नाम होगा आई पीस, ठीक है। इस लेंस का नाम होगा आई पीस, या फिर इसका नाम होगा ऑक्यूलर लेंस भी इसको कहते हैं। तो ये दो नाम है, ऑक्यूलर लेंस की या आई पीस भी इसको कहते हैं, या आंख के करीब है। और इधर नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर एक और लेंस रखा हुआ है, ये लेंस जो आप लोग ग्लासेस पहनते हैं उसके अंदर भी तो लेंस होते हैं ना, कन्वेक्स कनकेव लेंस होते हैं। तो यहाँ पर जो लेंस है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्ट के करीब होगा, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट के करीब होगा ये लेंस। अच्छा, जब आप इसके नीचे आओगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या पड़ा होगा, यहाँ पर एक शीशा पड़ा होगा, स्लाइड, जिसके ऊपर आप स्लाइड रखते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, और यहाँ से फिर उसकी बॉडी होगी माइक्रोस्कोप की। ये थोड़ा सा मैं सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। तो ये जो दो लेंस हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम सैंपल उठाते हैं, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, जिसे माइक्रोस्कोप दिखा सकते हैं, उस सैंपल को हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर। और फिर चूंकि यहाँ पर लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड से मतलब ये कि उसके अंदर एक लेंस से एक से ज़्यादा लेंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। टू लेंस की वजह से इसका नाम कंपाउंड रखा। लाइट से मतलब ये कि ये लाइट को यूज़ करेगा, ठीक है। और लाइट के लिए हम कोई भी लाइट यूज़ कर सकते हैं। ये आपका आम जो ऑर्डिनरी सनलाइट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या करंट की मदद से जो बल्ब वाली लाइट है वो आप यूज़ करते हैं। लेकिन बल्ब वाली लाइट, लेट सपोज यहाँ पर कोई आपने बल्ब रखा हुआ है, ये बल्ब को आप लाइट कर लेते हैं, तो यहाँ से रोशनी जो है वो क्या करेगी, वो यहाँ से पास होके, ये रोशनी यहाँ से इस सैंपल से पास होके, ये आपका सैंपल है, सैंपल से पास होके लेंस से गुजरेगी, एक लेंस से दूसरे लेंस पे, आखिरकार ये आपके आई के अंदर। होता क्या है कि जो लाइट यहाँ से गुजर रही है, ये लाइट एक लेंस से गुजर कर
उस लेंस के अंदर कमाल का सलाहियत है। लेंस किसी ऑब्जेक्ट का साइज को बड़ा करने की सलाहियत रखती है। तो ये उसके इमेज के साइज का ओरिजिनल चीज तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो इमेज बनता है, वो जो इमेज है वो यहाँ से बड़ा करके आपको लेके जाएगा यहाँ से जो दूसरा लेंस आ रहा है जिसका नाम आई पीस है, ये बड़ा करके दिखाएगा। और आई पीस क्या करेगा, आई पीस उसी लाइट को आपके आंखों के अंदर रेटिना के ऊपर जाके फिक्स, क्योंकि आपके आंखों के अंदर भी एक मसला है, अगर कोई चीज आप देख रहे हैं तो उसका साया आपके आंखों के अंदर रेटिना पर पड़ना चाहिए। मैं आई के स्ट्रक्चर पर ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूं। तो ये जो आपका दूसरा लेंस है, ये उस साये को आपके आंख के अंदर रेटिना पे जाके पड़ा लेगा, उसको फोकस कर देगा और फिर ब्रेन में जाकर उसके तस्वीर आपको नजर आ जाएगी, बड़ा करके आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था कंपाउंड लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आपको कुछ बात बताना चाहूंगा कि ये कितना बड़ा करके दे सकते हैं। 1500 गुना, मतलब 1500 टाइम बड़ा करके आपको चीजें दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो है इसकी वेवलेंथ जो है 0.3 माइक्रोमीटर जो है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.3 माइक्रोमीटर जो है इसका जो वेवलेंथ जो है वो यूज कर सकते हैं। ये 0.3 माइक्रोमीटर तक दो चीजों को अलग दिखा सकते हैं, मतलब रेजोल्यूशन जो है उसका 0.3 माइक्रोमीटर तक है। इसके बाद जो नंबर आएगा, छोटा नंबर जो आएगा, बड़ा नंबर नहीं, छोटा नंबर 0.2 0.1 जो आ जाएगा वो आपको नहीं दिखा सकते हैं, यानी नैनोमीटर में भी आपको नहीं दिखा सकते हैं। जो छोटा नंबर है 0.3 पर आकर ये इसकी सलाहियत या खत्म हो गई। ये 0.3 माइक्रोमीटर से मजीद छोटे चीजों को नहीं दिखा सकते। तो पता है वो कौन सी चीजें हैं? चलो सेल तो उसने दिखा दिया, सेल इसके रेंज में आ गया। वो है क्रोमोसोम के जो धागे हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, जो क्रोमोसोम के धागे हैं वो नजर नहीं आएंगे। राइबोसोम को आप इससे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम को देखने के लिए या क्रोमोसोम को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा मशीन चाहिए, ऐसा लाइट चाहिए जो जिसका वेवलेंथ इससे भी कम हो, जिसका रेजोल्यूशन इससे भी कम हो, तब जाकर वो आपको बता सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर ये सलाहियत नहीं है। माइक्रोस्कोप यहाँ पर आकर उसकी ड्यूटी खत्म हो गई। ये आपको सिर्फ सेल, मतलब जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर या अबाव हो वो आपको दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिखा सकते हैं। तो इसकी सलाहियत ये आप खत्म, जैसे हमारी आंख की सलाहियत 0.2 पे जाके ख़त्म हो गई थी, या 100 माइक्रोमीटर या 0.1 मिलीमीटर पे ख़त्म हुई थी, तो इसकी सलाहियत यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है। फिर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, इसका रेजोल्यूशन जो है 0.17 माइक्रोमीटर है। ये तो इसकी क्या थी? वेवलेंथ थी। ठीक है, कि ये वेवलेंथ तक ये ऑपरेट कर सकता है। और इसका जो रेजोल्यूशन आर है वो है 0.17 माइक्रोमीटर, ये इसका रेजोल्यूशन पावर है। यानी इस रेंज से 0.17 माइक्रोमीटर से छोटा जो है वो आपको रिजॉल्व करके नहीं देख सकता। 0.17 पर एक स्टॉप हो जाता है। ये उसकी रोशनी है जो ये यूज कर सकता है, 0.3 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ तक यूज कर सकता है। और ये जो इसका रेजोल्यूशन पावर है। चले जनाब, तो अब हम क्या करें? हम तो मजबूर हैं, हम तो सेल के अंदर और भी डेप्थ में जाना चाहते हैं, और भी चीज़ें देखना चाहते हैं, चीज़ों को और बड़ा करके रिजॉल्व करके देखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक और माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, एक और चीज़, राइबोसोम और क्रोमोसोम का जो साइज है वो 0.02 माइक्रोमीटर के आसपास है। जो हमारे पास राइबोसोम है वो है 0.02 माइक्रोमीटर। ये बहुत छोटा नंबर है, 0.02 माइक्रोमीटर। ये लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा नंबर है यहाँ से, इसके मुकाबले में 0.17 के मुकाबले में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने इसलिए डिस्कवर किया, हमने इसलिए लाया क्योंकि ये आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन दे सकता है। नंबर 1, यहाँ पर जो वेवलेंथ की हम काफ़ी जिक्र कर रहे हैं, देखो ये वेवलेंथ का जिक्र किसी हमारे बोर्ड में नहीं है, वेवलेंथ का जिक्र, लेकिन असल बात वेवलेंथ की है। ये जितना, अगर आप किसी चीज़ को जितना रिजॉल्व करना चाहते हैं उसी के साथ साथ आपको कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन चाहिए, कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन चाहिए। माइक्रोस्कोप का तो वहाँ पे जाके जो है एंड हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको वेवलेंथ जो दे सकता है वो बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ है। कितना शॉर्टर वेवलेंथ है? तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये है 0.01 एंगस्ट्रम।
इसका जो वेवलेंथ है वो है 0.01 एंगस्ट्रम, और आपको अच्छी तरह से पता है कि एंगस्ट्रम कितना छोटा नंबर है, तो ये वेवलेंथ कितना छोटा हो गया है। तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में हमें दिखा सकते हैं। 1 नंबर 2, इसके अलावा हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो 3 एंगस्ट्रम है। रेजोल्यूशन पावर जो है इसका, जैसे ये इसका वेवलेंथ था, रेजोल्यूशन था, तो इसका रेजोल्यूशन कितना है, वो है 3 एंगस्ट्रम। और अगर रेंज में देखा जाए तो कितना रेंज है, 5 से लेकर 12 एंगस्ट्रम इसका रेंज है। इतना 3 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है मिली, माइक्रो, नैनो के मुकाबले में। तो इतना छोटा नंबर जो है ये बहुत ज़्यादा बड़े रेजोल्यूशन को शो कर रहा है, और इसकी मैग्निफिकेशन तो लाखों में है, लाखों में है इसकी मैग्निफिकेशन। कंपाउंड को तो 1500 में था, इसका लाखों में है। अच्छा, देन हम लोग आ जाते हैं, ये तो था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कि ये किस तरह ऑपरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिस तरह यहाँ पर जो है हम लोग क्या यूज़ करते थे, लाइट को यूज़ करते थे, और लाइट के बारे में थोड़ा सा बता चलो। लाइट यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कर रहा था, ठीक है, वो जो आपका सैंपल है उसके अंदर लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही थी। ये पॉइंट आप अलग से कॉपी भी लिख सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं है। यहाँ पर लाइट के बजाय रेडिएशन तो है, लेकिन वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन की जो बीम है, इलेक्ट्रॉन की जो रेज है, वो यूज़ करते हैं बनिस्बत आम सूरज की रोशनी या आम लाइट की। कैसे, इसमें हमारे पास फिर से एक इस तरह का ट्यूब होगा, इस तरह से हमारे पास ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर भी लेंस है, बेशक इधर भी लेंस है, लेकिन वो ये वाले सिंपल लेंस थे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है। यानी यहां पर जो लेंस है वो करंट की मदद से काम कर रहे हैं। ये वाले जो लेंस है करंट की मदद से काम नहीं कर रहे थे, ये सारा करंट, इधर हम लोग, इधर कोई वोल्टेज वाली बात हम लोग नहीं करते। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज यूज करते हैं, बहुत बड़ा करंट हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उस एक तो उस करंट से हम इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उस करंट की मदद से हम लोग वेवलेंथ को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जितना आपको वेवलेंथ चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिखूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। ये हमारे पास आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस हमने रखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से लाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक मेटल होगा, यहाँ पर हमारे पास एक मेटल पड़ा होगा, मेटल वायर है, और ये जो मेटल का वायर है इसको हम हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई करेंगे। हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करने से ये क्या करेगा, ये रेडिएशन छोड़ देगा। ये जो रेडिएशन होगा, ये जो रेडिएशन होगा, ये रेडिएशन लाइट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की जो रेडिएशन है ये अब पास होंगी, कहाँ से पास होंगी, ये अब आपके सैंपल से पास होंगी, ठीक है। सैंपल से आपको, मतलब आपका सैंपल पड़ा होगा, ये आपका सैंपल है, और जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इस सैंपल से गुजर जाएंगी तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन बीम को हम लोग डायरेक्ट आंख में नहीं देखेंगे, इसको हम जाकर एक बड़ा सा स्क्रीन होगा, हमारे पास स्क्रीन होगा, ये स्क्रीन पर जाकर उसका इमेज हमें दिखाएगा। मतलब आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको उस चीज़ का शक्ल जो है आपको मिल जाएगा। तो अक्सर कंप्यूटर के साथ लिंक होता है। अब मज़ीद मज़े की बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका अब तो हमने देख लिया कि भाई कौन सा लेंस है और क्या यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 2 टाइप्स हैं। एक जो है वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो थोड़ा सा उसको और भी ऊपर लिखें। यह है पहला जो है वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ जी, आप उसको TEM भी लिख सकते हैं। दूसरा कौन सा है, वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा आपको मैं फ़र्क बताता हूँ कि क्या फ़र्क है।
जब आप किसी चीज़ को डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहोगे तो आपके पास दो ऑप्शन। नंबर वन, किसी चीज़ की तफसील आप लेना चाहते हैं अंदर से जाकर। मिसाल के तौर पर ये आपका एक नाखून है, नाखून का एक छोटा सा टुकड़ा आपने काट दिया, तो अब आप इस नाखून को दो तरीकों से देख सकते हैं। बहुत, अब नाखून तो देखो आपको नज़र आ रहा है। अगर हम नाखून का इतना छोटा टुकड़ा बना दें कि वो हमारे आंखों से नज़र ही नहीं आता, तो जो आंखों से नज़र नहीं आता ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो हैं। अब हमारे जहन में उसका जो आसपास का 3D शेप है, जिसे टोपोग्राफी कहते हैं, वो में कैसे नज़र आएगा कि देखो बायोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है इस तरह से, वो रॉड लाइक है। यार जो चीज़ आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आता, वो कैसे पता चला कि भाई इस तरह रॉड लाइक है? तो ये शेप जो बता रहा है, या वो इस तरह से गोल है, या वो इस तरह से है, या वो किसी भी शेप, कोई भी शेप है, तो उसको टोपोग्राफी कहते हैं। ये जो शेप है 3 डायमेंशनल शेप, उसके लिए आप अलग से स्टडी करोगे। तो यहां पर जो 3 डायमेंशनल स्टडी है, अगर आप करते हैं किसी चीज का शेप देखना चाहते हैं, तो शेप देखने के लिए आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना होगा। अच्छा, इसमें आप अंदर की तफसील की जरूरत है ही नहीं, ना हम लोग अंदर जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ बस पता चले कि इसका शेप, टोपोग्राफी ओवरऑल किस तरह से है। अंदर हम लोग नहीं जा रहे, अंदर की डिटेल हमें समझ में नहीं आ रही, ना हम लोग देखना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी चीज़ के डेप्थ में जाना, मिसाल के तौर पर वो जो छोटा सा टुकड़ा आपने उठाया था, उसकी डेप्थ में आप जाना चाहते हैं कि अंदर का जो दुनिया है वो किस तरह से है, उसके लिए फिर आप क्या यूज़ करोगे? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप यूज़ करोगे। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल जो है वो मालूम करना चाहते हैं। इनसाइड जो आपका सैंपल है, अंदरूनी जो डिटेल है वो हम लोग देखना चाहेंगे। अब इसके लिए स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे कि अगर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और यहाँ पर पड़ा हुआ है सैंपल, ठीक है, सैंपल आपका पड़ा हुआ है, तो सैंपल, लेट सपोज ये आपके पास सैंपल है, आपने करना क्या है, सैंपल को बहुत ज़्यादा पतला करना होगा, बहुत ज़्यादा। अगर आप इतना पतला करोगे तो ये भी काफ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला करना होगा सैंपल को। जब आप सैंपल को बहुत ज़्यादा पतला करोगे, फिर उसको यहाँ पर रखोगे। इसका फ़ायदा क्या है पतले सैंपल का? पतले सैंपल से जो है इलेक्ट्रॉन की जो स्कैटरिंग है वो होती है, इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग जो है वो होती है। अगर आप उसको ज़्यादा मोटा करोगे तो बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग से उसका तस्वीर सारा का सारा ब्लैक ब्लैक, कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो आप उसको थोड़ा पतला कर दो ताकि इलेक्ट्रॉन इधर से गुजर के जाके हिट करे, स्क्रीन पर हिट करे और वहाँ पर उसकी तस्वीर हमें नजर आए। पतला करने का यह फ़ायदा है। वरना मोटा, जो अगर आपका सैंपल है बहुत ज़्यादा मोटा करोगे, बहुत ज़्यादा मोटा करोगे, इससे इतनी ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाएगी कि वो पास ही नहीं होएगा यार सैंपल से, कुछ चीज़ बाहर जाएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम है वो बाहर ही नहीं जाएगा, और जब वो बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ पर जो आपका मेन स्क्रीन है ये स्क्रीन तक नहीं पहुँचेगा। स्क्रीन तक नहीं पहुँचेगा तो आपको बिल्कुल भी उसका डिटेल नज़र नहीं आएगा। इसीलिए आपको लाजमी तौर पर जो है उसका सैंपल को आप पतला करोगे। ये में थोड़ा सा यहाँ पर भी फिजिक्स का एक टर्म आ रहा है स्कैटरिंग के हवाले से, कि इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करने के लिए जो है वो जो आपका सैंपल है वो उसकी डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं कि अगर आपका सैंपल बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, या बहुत ज़्यादा डेंस है, या बहुत ज़्यादा डेंस है। तो अक्सर जो मोटी चीज़ें होती है वो डेंस होती है, लेकिन हर मोटा चीज़ जो है वो डेंस नहीं होता। तो अगर वो मोटा है या बहुत ज़्यादा डेंस है, वो जो बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग काज करता है। स्कैटरिंग मीन्स अगर आप इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, इसकी जो मूवमेंट है, राइट, दिस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग, ठीक है, वो अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं। तो स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होंगी, कोई चीज़ इसके अंदर से पास नहीं होगा, अंदर की दुनिया में नज़र नहीं आएगी, स्क्रीन पर कुछ नज़र नहीं आएगा, सारा ब्लैक ब्लैक होगा। इसीलिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग सैंपल को बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं ताकि उससे स्कैटरिंग की चांसेस कम हो और इलेक्ट्रॉन को अपना थोड़ा सा रास्ता मिल जाए कि वो उस स्क्रीन तक पहुंच सके जहां पर हमें उसका इमेज बन के नजर आने वाला है। इसीलिए हम उसको पतला कर देते हैं। और दूसरी बात ये भी है, एक और बात, सैंपल पतला होना चाहिए। जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो बड़ा सा ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर हवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हवा है इसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन बीम के साथ इंटरफेयर करेंगे, वो भी नहीं होनी चाहिए। वरना इमेज
उस चीज़ का आपको नज़र आएगा जो हवा का है, मतलब जो ओरिजिनल चीज़ जो आप देख रहे हो उसका तो नज़र ही नहीं आएगा। इसीलिए देयर मस्ट बी अ वैक्यूम, देयर मस्ट बी अ वैक्यूम, वैक्यूम होनी चाहिए, मतलब देयर शुड बी नो एयर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसी कोई बात ही थी नहीं, ठीक है, सैंपल को बहुत ज़्यादा पतला रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर आपने इसको ड्राई भी करना होगा, सैंपल को आपने ड्राई करना होगा। अगर आपने सैंपल को ड्राई नहीं किया, सैंपल के अंदर पानी था, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है वो वाटर को जो है स्ट्रक्चर वहाँ पर आपको लेके जाएगा, वो वाटर को जो है, बल्कि वो जो सैंपल का इमेज वो आपको सही नज़र ही नहीं, क्योंकि उसमें वाटर इमेज भी थोड़ा सा ब्लरनेस काज करेगा। सो दैट शुड बी ड्राई, वेरी थिन, देन तो आपको उसका पूरा का पूरा डिटेल नजर आएगा, चाहे उतना कितना ही छोटा क्यों ना हो। इसीलिए हम कहते हैं यार ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर का लिया हुआ स्ट्रक्चर है किसी चीज़ का। अच्छा, स्कैनिंग में क्या होगा? स्कैनिंग में जो है आपको, आपके पास क्या है कि आप ट्रांसमिट नहीं करोगे इलेक्ट्रॉन की जो बीम है। मिसाल ये आपका ट्यूब है, यहाँ पर आपका सैंपल पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप ट्रांसमिट नहीं करोगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बीम को स्कैन करेंगे, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ अतराफ से इलेक्ट्रॉन की बीम को इसके साथ स्कैन करते हुए टू एंड फ्रो, आगे पीछे से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के बीम को स्कैन करते हैं। फिर ये जो स्कैन्ड बीम है ये रिफ्लेक्ट हो करके स्क्रीन पे जाकर हमें उसका सिर्फ आसपास का जो है शेप हमें बता देगा, उसका 3D शेप हमें बता देगा। तो 3 डायमेंशनल शेप के लिए इलेक्ट्रॉन्स की बीम को ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है उसको इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसमिट करेंगे। यहाँ पर थिन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आप थिन नहीं रख सकते, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ ही आपको आज मैंने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी बता दिए, कुछ रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी दिया और मैग्नीफिकेशन का भी दिया, सेल का साइज़ के बारे में पता चला। अब हम ये भी पता चला कि माइक्रोस्कोप क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर माइक्रोस्कोप के अंदर जो दो टाइप से, एक लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह ऑपरेट करता है और वो कहाँ पर लिमिट करता है, कहाँ पर उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, उसका रेजोल्यूशन पावर कितना है, क्यों हम यूज़ करते हैं, ये सारा के सारा आज के लेक्चर में आपको मैंने बता दिया। और साथ साथ आपको ये भी मैंने बता दिया कि भाई अगर कोई कहते हैं कि भाई मैं बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स भी कैसे पढ़ाता हूँ, उसके लिए अक्सर क्वेश्चन मार्क है कमेंट बॉक्स में। अक्सर कहते हैं सर आप फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, तो जो भी हो ये सारा का सारा कमाल है लेक्चर डिलीवरी का। तो आप पढ़ा सकते हैं, अगर आप दिल से पढ़ाएंगे तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या जो। और दूसरी बात ये है कि देखो, अगर आपका फिजिक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, तो आप अच्छा पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री अगर आपके ग्रिप है उसके ऊपर, तो बायो में अच्छा आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को लिमिटाइज मत करो। आप एफएससी में आते हैं, एफएससी में आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी, आप हर सब्जेक्ट को अच्छा जो है ज़बरदस्त टाइम दिया करें और ये बाद में आपको काम आएगा। इसके साथ ही हमेशा की तरह अपना सोच पॉजिटिव रखा करें, अपने बारे में ज़्यादा सोच लिया करें कि आप अपने आप को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, अपने सोच को किस तरह आप खूबसूरत सोच बना सकते हैं, जिसकी वजह से कम प्रॉब्लम हो, कम से कम नफरत हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। और साथ ही साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस में जाना चाहते हैं तो एडवांस लेवल इंग्लिश लैंग्वेज में भी मेरा एक चैनल है जिसका नाम है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर आदि। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ आप देख सकते हैं। वो मैं मास्टर लेवल के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो होप आपको फ़ायदा मिले। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।